जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आई आपदा के बाद वहां युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। मलबा हटाने और लोगों को बचाने में सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने पूरी ताकत झोंक दी। बादल फटने की वजह से किश्तवाड़ के चशोटी गांव में भयानक तबाही मची। वहां पहाड़ी से पानी, कीचड़, पत्थर और मलबे का सैलाब नीचे की तरफ आया और देखते ही देखते पूरे गांव को निगल गया। कुछ ही मिनटों में चशोटी गांव मलबे का मैदान बन गया। पूरा पहाड़ी इलाका लोगों की चीख पुकार से थर्रा गया। मलबे से दबकर 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि 300 से ज्यादा लोग लापता बताए गए। और कुदरत के इस कहर का शिकार हुए लोगों की तलाश में प्रशासन ने ताकत झोंक दी। बादल फटने के बाद पूरा चशोटी गांव मिट्टी में दबा और कीचड़ में सना नजर आया। मलबा हटाकर लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ वायुसेना ने भी मोर्चा संभाला। आप देख सकते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ और साथ ही एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चलाया जा रहा है। राहत और बचाव में जुटी टीमें पेड़ों के बड़े बड़े तनों, मकानों की लकड़ियों, सीमेंट के खंभों और भारी भरकम पत्थरों को हटाकर एक एक जिंदगी की तलाश करती दिखी। हम पाडर के चसोटी गांव के उसी जगह पे है, उसी लंगर पे है जो सबसे ज्यादा कल तबाह हुआ, क्षतिग्रस्त हुआ। और ये जो लंगर है आप देख सकते हैं विजुअल्स में, यहाँ पे अभी राहत कार्य चल रहे हैं। बादल फटने की घटना के बाद राहत और बचाव की टीमें लगातार बिना रुके दिन रात एक करके मलबा हटाने में जुट गईं, क्योंकि उन्हें इस बात की उम्मीद दिखी कि लापता लोगों में शायद कुछ जिंदगियों को बचाया जा सके। वायुसेना ने अपने मी-17 और एएलएच यानी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर को राहत सामग्री और मेडिकल टीम को चशोटी गांव पहुंचाने के लिए भेज दिया, ताकि कुदरत के कहर से घायल लोगों को तुरंत मेडिकल सुविधा मिल सके और उनकी जिंदगी बचाई जा सके। किश्तवाड़ प्रशासन के अफसरों के मुताबिक चशोटी गांव में हादसा उस वक्त हुआ जब हजारों श्रद्धालु मचैल माता मंदिर की धार्मिक यात्रा के लिए वहां पहुंचे थे। चशोटी गांव में ही इस यात्रा का पहला पड़ाव, मतलब बादल वहीं फटा जहां से मचैल माता मंदिर की धार्मिक यात्रा की शुरुआत होती थी। प्रशासन के मुताबिक हादसे के वक्त चशोटी गांव में श्रद्धालुओं की बसें और छोटी गाड़ियां भी मौजूद थी। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यात्रा से पहले वहां बने होम स्टे और टेंटों में मौजूद थे। लेकिन एक ही झटके में सैलाब आया और सब कुछ बहाकर ले गया। पहाड़ी से नीचे आते सैलाब को देखकर ऐसा लगा जैसे पानी, कीचड़ और पत्थरों के टुकड़े जमीन फाड़ कर निकल रहे हों। किश्तवाड़ में बादलों के फटने से ठीक उसी तरह की तबाही हुई जिस तरह की तबाही इससे पहले उत्तराखंड के धराली में हुई थी। दोनों जगहों पर सैलाब ऐसे नीचे आया, लगा जैसे पहाड़ों के सीने पर आसमान फट पड़ा हो। बिजली जैसी गड़गड़ाहट के साथ बादल फटा और देखते ही देखते शांत चशोटी गांव को पूरी तरह निगल गया। मचैल माता की धार्मिक यात्रा से पहले चशोटी गांव की चहल पहल सैलाब आने के बाद मातम के सन्नाटे में बदल गई। जो कुछ भी यहाँ पे इर्द गिर्द था वो सब कुछ तबाह हुआ है, चाहे गाड़ियां थी, चाहे मकान थे, जो कुछ भी यहाँ था फ्लैश फ्लड्स में सब कुछ तबाह हुआ है। और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पे। पहाड़ से आते सैलाब और मलबे को देखकर सड़क पर खड़े लोग कांप गए। वहां मौजूद पुलिस के जवान लोगों को पीछे हटाने में जुट गए। पहाड़ी से नीचे आया सैलाब अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरता और उखाड़ता हुआ आगे बढ़ गया और चशोटी गांव को किसी मैदान की तरह समतल करता चला गया। प्रशासन के मुताबिक चशोटी गांव की आबादी करीब 300 है। गांव में 40 से ज्यादा घर हैं, जबकि 10 होम स्टे बनाए गए। मचैल माता की धार्मिक यात्रा हर साल अगस्त महीने में होती है और उसमें हजारों श्रद्धालु आते हैं। ये धार्मिक यात्रा 25 जुलाई से शुरू होकर 5 सितंबर तक चलती है। इस बार भी इस धार्मिक यात्रा में शामिल होने के लिए वहां हजारों लोग पहुंचे थे, लेकिन वो कुदरत के क्रोध का शिकार हो गए। बादल फटने के बाद आए सैलाब ने चशोटी गांव में किसी को संभलने का मौका ही नहीं दिया। चशोटी में होटल चलाने वाली कविता देवी हादसे में बच गईं, लेकिन उनके चेहरे पर महाविनाश का खौफ साफ साफ नजर आया। होटल लगाया था इधर, तो बस फिर ऐसे देर में फ्लड आ गए, पता नहीं चला मुझे, तो मुझे फेंक दिया उधर। आगे माता रानी की दया हुई। मचैल माता मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं के एक जत्थे के ड्राइवर ने भी अपनी आंखों के सामने हुई विनाश लीला को बयां किया। ऊपर एक बड़ी जैसे आवाज आई सर, तो जैसे वो आवाज है सर, इतने पूरे बाढ़ आए, बंदे थे 150-200 बंदे थे सर। सबसे आगे सर मैं भागा, तो पीछे देखा सर मैंने
तो पीछे कोई भी बंदा मेरे को नजर नहीं आया। सैलाब में किसी का घर बह गया, किसी के बच्चे मलबे के नीचे दब गए। जो बच गए उन्होंने जो बताया उसने बाकी लोगों को खौफ से भर दिया। 3 मंदिर थे और ये यहाँ पे लंगर लगता था। लंगर में कम से कम उस वक्त भी रोटी कुछ खा रहे होंगे 100-115 यात्री थे यहाँ पे। हाँ जी यात्री। तो अभी क्या हम ये कह सकते हैं डेथ टोल अभी बढ़ सकता है? बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। लोगों के मुताबिक सैलाब आया तो बड़े बड़े पेड़ किसी तिनके की तरह बह गए थे। चशोटी गांव में हर जगह तबाही के निशान बिखरे मिले। लंगर के बर्तन, सिलेंडर, घर का सामान, जूते चप्पल और कपड़ों का बैग कीचड़ में सने मिले। हालांकि बिना वक्त गंवाए राहत और बचाव में जुटी टीमें मलबे को हटाने और लोगों की जिंदगी बचाने में जुट गईं। राहत बचाव में जुटे अधिकारियों के मुताबिक पहाड़ी से सैलाब आने की वजह से चशोटी गांव के ऊपर 5 से 8 फीट मलबा जमा हो गया। मलबे की मोटी परत हटाकर लापता लोगों की तलाश करना राहत टीमों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। इसीलिए मिट्टी और मलबा हटाने के लिए मिट्टी खोदने वाली मशीनें लगा दी गई और उन मशीनों की मदद से मिट्टी की मोटी परत को खोदकर तलाशी अभियान चलाया गया। किश्तवाड़ का चशोटी गांव ऊंचाई पर मौजूद है, जहां तक पहुंचने के लिए जवानों को पैदल लंबा सफर तय करना पड़ा। बारिश की वजह से सड़कें टूट गईं और कई जगह पैदल रास्ते भी बह गए। यानी कुदरत के कहर के बाद चशोटी गांव तक पहुंचना राहत और बचाव टीम के लिए ही सबसे बड़ी चुनौती बन गया, क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों, टूटे पेड़ों और कीचड़ ने रास्तों को पूरी तरह बंद कर दिया। हालांकि मुश्किलों का सामना कर पहुंचे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और पुलिस के जवानों ने मिलकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया, लेकिन लापता लोगों की न तो सटीक संख्या का पता चल सका और न ही लोकेशन का। मिसिंग का कोई आइडिया नहीं है। अब हमने 2-3 बूथ बनाया, हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जिस भी रिलेटिव जो साथ आया था जिनका कोई खो गया है वो हमारे पास रिपोर्ट करें। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने भी मलबे में 500 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका जताई। किश्तवाड़ में मुझे लगता है अभी मलबे के नीचे 500 से ज्यादा लोग हैं। किश्तवाड़ के अस्पतालों में हादसे के बाद कोहराम मच गया। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के रिश्तेदार रोते बिलखते दिखे, क्योंकि चशोटी गांव में बादल फटने के बाद सब कुछ तबाह हो गया था। वहां चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए थे। किश्तवाड़ जिले में मौजूद मचैल माता का मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है। हर साल हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए यहां आते हैं। इस यात्रा के दौरान चशोटी गांव तक श्रद्धालु गाड़ियों से पहुंचते हैं और फिर वहां से मचैल गांव तक 8.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। लेकिन इस साल मचैल माता की धार्मिक यात्रा में शामिल हुए सैकड़ों श्रद्धालुओं पर आसमान से आफत टूट पड़ी। बादल फटने के बाद वहां हाहाकार मच गया। लोग बुरी तरह दहशत में नजर आए। बादल फटने की इस घटना के बाद प्रशासन ने तुरंत मचैल माता की धार्मिक यात्रा रोक दी। चशोटी गांव जम्मू कश्मीर के दक्षिण पूर्वी जिले किश्तवाड़ के पड्डर घाटी में मौजूद है। इस गांव की किश्तवाड़ शहर से दूरी करीब 90 किलोमीटर है। चशोटी गांव से मचैल माता मंदिर की दूरी करीब 8.5 किलोमीटर है। चशोटी गांव से श्रद्धालु मंदिर तक जाने के लिए पहाड़ी के ऊपर पैदल यात्रा करते हैं। चशोटी गांव पहाड़ियों की तलहटी में बसा है, यानी उसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। बादल फटने के बाद सैलाब बिजली की रफ्तार से नीचे आया और कुछ ही सेकंड में पूरे गांव को लील गया। हालांकि इस खौफनाक घटना के बाद मचैल माता मंदिर के पास फंसे सैकड़ों श्रद्धालुओं को निकाल लिया गया। बादल फटने के बाद से ही किश्तवाड़ में लगातार बारिश हो रही थी। इस दौरान वहां कैंपों में रह रहे लोगों की सांसें अटकी रहीं, क्योंकि उन्हें डर सता रहा था कि कहीं दोबारा कुदरत का कहर न टूट पड़े। क्योंकि बादल फटने के बाद वहां ऐसा सैलाब आया था कि उसकी चपेट में जो कुछ भी आया वो तबाह हो गया। बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई और कई लोग लापता भी हो गए। यही नहीं, इस आपदा की वजह से मचैल माता मंदिर में दर्शन के लिए गए सैकड़ों श्रद्धालु वहां फंस गए थे। हालांकि मौसम ठीक होते ही उन्हें वहां से निकाल लिया गया। यात्री जो है अब वापस आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे कठिन रास्ता है, लेकिन अब ये धीरे धीरे इनको वापस शिफ्ट किया जा रहा है किश्तवाड़ की ओर। वहाँ से ये अपने घरों को रवाना होंगे। यहाँ पे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। लौट रहे श्रद्धालुओं ने बादल फटने की घटना में मारे गए लोगों के लिए मंदिर में प्रार्थना की। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इस दौरान मचैल माता की प्रतिमा के ऊपर लगा छत्र अचानक हिलने लग गया। श्रद्धालुओं ने इसे देवी का चमत्कार बताया और वो रोने लग गए। बताया गया कि मचैल माता मंदिर में दर्शन के लिए करीब 8 से 10 हजार लोग पहुंचे थे।
और वहां एक दिन पहले बादल फटने से हुई तबाही के कई घंटे बाद भी लोग डरे सहमे नजर आए। चशोटी गांव में बादल फटने के बाद आई बाढ़ में मचैल माता यात्रा मार्ग पर भयंकर तबाही मची थी। अचानक आए सैलाब ने कई श्रद्धालुओं के साथ दुकानों, मकानों और मंदिरों को भी तहस नहस कर दिया था। और जो लोग किसी तरह बच गए उनकी भी हालत बेहद खराब दिखी। सैलाब से बचकर निकली एक महिला को देखकर हर कोई हैरान रह गया। उनके परिवार वालों के लिए यही काफी था कि वो जिंदा बच गईं। हालांकि इस आपदा में जिन लोगों की जान बच गई वो कई घंटों बाद भी डरे सहमे नजर आए। वो अपने मन से तबाही का वो मंजर भुला ही नहीं पा रहे। चशोटी गांव में बादल फटने के बाद आए सैलाब में अपने लोगों को खो चुकी कई महिलाएं रोती नजर आईं। उनके रोने की आवाज सुनकर वहां का माहौल गमगीन हो गया। चशोटी गांव से मचैल माता यात्रा पर निकले कई श्रद्धालु तो इतना डर गए कि उन्होंने किसी तरह बस अपने घर पहुंच जाने की कामना की। कुदरत के कहर को अपनी आंखों के सामने देख चुके लोग खौफ में नजर आए। इस बीच वहां यात्रा मार्ग में फंसे कई श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला गया। वो लोग सैलाब की वजह से मचैल में ही फंस गए थे। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पहाड़ खिसकने के बाद गंगोत्री हाईवे को बंद कर दिया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में धरासू के पास पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर आ जाने की वजह से गंगोत्री हाईवे बंद हो गया। हाईवे बंद होने से करीब 200 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। हालांकि प्रशासन ने मशीनों की मदद से हाईवे खोलने का काम शुरू कर दिया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एक बरसाती नाले में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे 5 का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। प्रशासन के मुताबिक वहां बहने वाले ग्याबुंग नाले और चारंग नाले में भी सैलाब आ गया, जिससे एक पुल को नुकसान पहुंचा। उत्तराखंड के जोशीमठ में भारी बारिश के बाद जमीन धंसने से एक मकान ढह गया। गनीमत यह रही कि घटना से पहले उसमें रहने वाले लोग बाहर निकल आए थे, लेकिन उसके आसपास के कई और मकानों की भी हालत जर्जर नजर आई। उधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में उफनती नदी के बीच फंसी 2 महिलाओं को सुरक्षित बचा लिया गया। उन दोनों महिलाओं के मुताबिक वो अपने घरेलू जानवरों को चराने के लिए नदी के पार गई थीं और उस वक्त वहां बिल्कुल भी पानी नहीं था, लेकिन कुछ ही देर में अचानक बाढ़ आ गई और दोनों वहां फंस गईं। और उन्हें सेना के जवानों ने रस्सियों की मदद से बाहर निकाला, लेकिन इससे पहले उन तक पहुंचने के लिए एक नाव की मदद ली गई। बड़ी संख्या में सेना के जवान उस नाव को लेकर नदी के किनारे पहुंच गए। उन्होंने उसे नदी में उतारने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। फिर तो उनमें एक जवान की लाइफ जैकेट में एक रस्सी बांधी गई और वो उफनते सैलाब में कूद गए। वो जवान लगातार लहरों के साथ बहकर कुछ दूर तक जाते दिखे। इस दौरान रस्सी का एक सिरा जवान की लाइफ जैकेट पर बंधा रहा तो दूसरे सिरे को नदी के किनारे मौजूद राहत बचाव टीम के लोगों ने पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद नदी के पार पहुंचे जवान ने एक दूसरी रस्सी के एक सिरे को वहां एक पेड़ से बांध दिया। फिर तो उसके दूसरे सिरे को भी राहत बचाव टीम के लोगों ने एक दूसरे पेड़ से बांध दिया। इसके बाद नदी के पार लहरों में फंसी उन दोनों महिलाओं को एक एक कर उस दूसरी रस्सी के जरिए बाहर निकाला गया। पुंछ में इस बचाव अभियान के बाद उन दोनों महिलाओं ने खुशी जाहिर की और अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी जान बचाने वाले उस जवान को वो आशीर्वाद देती नजर आईं। लेकिन पुंछ की ही तरह जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी बारिश से नदी नाले बेकाबू हो गए। वहां एक बरसाती नाले के उफान पर आने के बाद कुछ बच्चे जान दांव पर लगाकर स्कूल से घर लौटने के लिए मजबूर होते दिखे। पिछले कई दिन से राजौरी और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश देखने को मिली। इसकी वजह से वहां बहने वाली तमाम छोटी बड़ी नदियों के साथ बरसाती नाले भी उफान पर आ गए। और ऐसे ही एक उफनते बरसाती नाले को कुछ बच्चे जान जोखिम में डालकर पार करते नजर आए। सभी बच्चे स्कूल ड्रेस में दिखाई दिए। उनकी पीठ पर किताबों का बैग भी नजर आया। राजौरी जिले के दरहाल इलाके में रहने वाले लोगों ने बताया कि जब बच्चे स्कूल गए थे उस वक्त नाले में ज्यादा पानी नहीं था, लेकिन दोपहर के वक्त हुई भारी बारिश के बाद उस बरसाती नाले में उफान आ गया। इसी वजह से जब बच्चे स्कूल से घर जाने के लिए लौटे तो वो रास्ते में फंस गए। इसका पता चलने के बाद गांव के कुछ लोग तुरंत वहां पहुंच गए और बच्चों को निकालने में जुट गए। 2 लोग पहाड़ी से आ रहे नाले के पानी में खड़े हो गए और फिर उन्होंने एक एक कर गोद में उठाकर बच्चों को नाला पार कराया। इस दौरान जरा सी गलती से वहां कुछ भी हो सकता था, क्योंकि दूसरी तरफ गहरा गड्ढा था जिसमें गिरने के बाद किसी का भी बचना नामुमकिन था। हालांकि गांव के लोगों ने बड़ी सावधानी के साथ सभी बच्चों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया।
इधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मौजूद हर्षिल इलाके को गंगोत्री हाईवे से जोड़ने वाले इकलौते पुल के गिरने का खतरा मंडराने लग गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां वो पुल भागीरथी नदी के ऊपर बना है और नदी के तेज बहाव की वजह से पुल के नीचे की मिट्टी का तेजी से कटाव शुरू हो गया। इसका पता चलने के बाद तुरंत इसकी जानकारी प्रशासन को दे दी गई ताकि वक्त रहते पुल की मरम्मत कराई जा सके। भागीरथी नदी पर बना यह पुल उत्तरकाशी जिले में मौजूद हर्षिल को गंगोत्री हाईवे से जोड़ता है, लेकिन धराली में आई आपदा के बाद इस पुल पर भी खतरा मंडराने लग गया। ऐसा इसलिए क्योंकि भारी बारिश की वजह से पुल के नीचे से बहने वाली भागीरथी नदी उफान पर है। इससे पुल के दोनों पिलरों के नीचे से मिट्टी का कटाव तेज हो गया। मिट्टी का कटाव बहुत तेजी से हो रहा है, फ्लो काफ़ी तेज है। तो एक प्रिकॉशन के रूप में हमने कंसर्निंग डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट किया है कि इसको एग्जामिन करके कम्युनिकेट करें कि इसमें कोई दिक्कत है या नहीं है। नदी के कटाव की वजह से सड़क का एक हिस्सा भी टूटा नजर आया, इसीलिए एसडीआरएफ की तरफ से पुल की जांच कराने की मांग की गई, क्योंकि अगर ये पुल टूट गया या फिर ध्वस्त हो गया तो लोगों का हर्षिल से गंगोत्री हाईवे तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। हर्षिल को नेशनल हाईवे गंगोत्री से जोड़ने वाला ये एकमात्र पुल है और यहाँ पर अगर ये पुल में कोई भी दिक्कत आती है तो उससे कहीं ना कहीं बड़ी परेशानी होगी। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक पहाड़ों के ऊपर लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से भागीरथी नदी रौद्र रूप में है। दावा किया गया कि नदी के तेज बहाव और मिट्टी के कटाव की वजह से पुल कमजोर हो गया। उधर यूपी के लखीमपुर खीरी में नदी के उफान पर आने से हाहाकार मच गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक प्राचीन शिव मंदिर कुछ सेकंड के अंदर शारदा नदी में समा गया। इसे देखकर लोग दहशत से भर गए। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से शारदा नदी में उफान आया और उसकी वजह से नदी के किनारे मौजूद कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडराने लग गया। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में भारी बारिश की वजह से एक दीवार गिर गई और उसके नीचे दबने से 2 बच्चों की जान चली गई। देर रात हुई इस घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरंत एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची और मलबा हटाने में जुट गई। उत्तराखंड के धराली में आई आपदा के बाद बचाव टीमों ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान आपदा में जान गंवाने वाले लोगों को याद करते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इधर मीट की दुकानें बंद किए जाने के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मुंबई में महानगर पालिका ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने महाराष्ट्र के ठाणे की कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका यानी केडीएमसी के फैसले का विरोध किया। प्रदर्शन में कांग्रेस के साथ मुंबई में मीट का कारोबार करने वाले खटीक समुदाय के लोग भी शामिल हुए। विरोध कर रहे लोगों ने यह दावा किया कि किसी भी शहर की नगर पालिका या सरकार को यह हक नहीं कि वो लोगों के खाने पीने की चीजें तय करे। मुंबई में विरोध जताने के लिए प्रदर्शनकारी अपने साथ मुर्गियां लेकर महानगर पालिका दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए और राज्य सरकार और महानगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस के साथ प्रदर्शन में शामिल खटीक समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि मीट बैन के फैसले से उनका काफी नुकसान हुआ। महाराष्ट्र के ठाणे की कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका यानी केडीएमसी ने वहां मीट की दुकानों और बूचड़खानों को स्वतंत्रता दिवस के दिन बंद रखने का आदेश दिया था। इसी तरह का आदेश ठाणे और नागपुर में भी जारी किया गया था, लेकिन इस पर पूरे महाराष्ट्र में सियासी बवाल छिड़ गया। क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, संपूर्ण अधिकार संविधान ने नागरिकों को दिया है और उस अधिकार पे लात मारने का काम प्रशासन कर रही है। मीट की दुकानें बंद करवाने के फैसले पर सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं ने भी नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस के नेताओं ने महानगर पालिका पर मनमाने फैसले करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों के साथ उनकी धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि बाद में पुलिस वालों ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर बस में बैठा दिया। उधर दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से दरभंगा जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट अचानक रद्द किए जाने से उसमें बैठे यात्री भड़क गए। यात्रियों ने आरोप लगाया कि उन्हें फ्लाइट में बैठाकर करीब आधे घंटे तक रनवे के चक्कर लगवाए गए और फिर फ्लाइट रद्द कर दी गई। इंडिगो ने जानकारी दी कि दिल्ली में मौसम खराब होने की वजह से वो विमान उड़ान नहीं भर पाए। उड़ान भरने में देरी हुई तो दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंडिंग का वक्त निकल गया। इसी वजह से मजबूरी में वो फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। लेकिन इसकी सूचना यात्रियों को तब मिली जब वो प्लेन में बैठे हुए थे। मतलब अपनी जानकारी के हिसाब से तो वो दिल्ली से दरभंगा के लिए निकल पड़े थे, लेकिन वो इंडिगो के जिस विमान में बैठे थे उसने उड़ान ही नहीं भरी। यात्रियों ने आरोप लगाया कि वो प्लेन 30 से 40 मिनट तक रनवे के चक्कर काटता रहा। इसके बाद अचानक उन्हें ये सूचना दी गई कि फ्लाइट रद्द कर दी गई। आधा घंटे हम लोगों को प्लेन में बिठाया, घुमा के फिर वहीं पे खड़ा कर दिया।
इसके बाद तो यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। वो सब प्लेन से उतरकर रनवे पर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी उन्हें समझाते नजर आए। इंडिगो के मुताबिक दिल्ली में खराब मौसम की वजह से वो फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाई। देर होती गई और दरभंगा में लैंडिंग के लिए तय किया गया समय भी निकल गया। इसी वजह से ऐन मौके पर उस फ्लाइट को रद्द करना पड़ा। इंडिगो से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जिन यात्रियों की फ्लाइट रद्द की गई उन्हें दूसरी फ्लाइट से भेजने या फिर उनके पैसे लौटाने का विकल्प भी दिया गया। इधर दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के नोएडा का डरा देने वाला एक मामला सामने आया। वहां पुलिस से बचने के लिए एक टैक्सी ड्राइवर ने इतनी तेज कार दौड़ाई कि उसमें बैठे यात्रियों की जान हलक में आ गई। वो लोग टैक्सी ड्राइवर से कार को रोकने की मिन्नतें करते हैं, लेकिन वो पागलों की तरह कार को दौड़ाता रहा। उसने सड़क पर चल रही दूसरी गाड़ियों की भी परवाह नहीं की और पुलिस की पकड़ से बचने के लिए यात्रियों की जान खतरे में डाल दी, जबकि कैब में मौजूद परिवार लगातार कार रोकने की गुहार लगाता रहा। यार एक सेकंड रोक रहा हूँ भाई, रोक भैया प्लीज रोक लो। पीछे नहीं है, प्लीज रोक लो भैया, रोक रहा हूँ आगे रोक रहा हूँ। नहीं है पीछे गाड़ी, मैं रोक रहा हूँ, प्लीज रोक दो। आप यहीं पे रोको गाड़ी भैया, पीछे नहीं, हम उतर जाएंगे, एक सेकंड उतर जाएंगे। लग जाएगी भैया, पीछे नहीं है गाड़ी, मैं बोल रहा हूँ, देख लिया। रोक लीजिए ना प्लीज। चौंका देने वाला यह मामला नोएडा के परथला ब्रिज के पास का रहा। टैक्सी में बैठे लोग दिल्ली के कनॉट प्लेस जा रहे थे, लेकिन बताया गया कि टैक्सी वाले ने रास्ते में किसी गाड़ी को टक्कर मार दी और उसके बाद पीछे पड़ी पुलिस से भागने लग गया। भाई मैं पैसे दे दूंगा, रुक जाओ यार, मैं बात कर लूंगा, तुम रुक जाओ यार। भाई मत कर यार, बच्चे साथ में यार, समझा कर यार मेरे भाई। इस चीख पुकार के दौरान कार में मौजूद बच्ची भी बुरी तरह डर गई। मुझे उतार दे, तू जहाँ जाना जा भाई। भैया प्लीज, भैया मैं पैर पड़ गई आपके। हम एक सेकंड में उतार जाएंगे यार, रुक जा। भैया मैं दरवाजा के रेडी कर रहा हूँ, आप जब स्लो कर लो हम निकल लेंगे। भैया प्लीज, भैया नहीं है पीछे यार, सच में नहीं है पीछे। एक सेकंड रुक जाओ बस प्लीज, मैं आगे रोक रहा हूँ, प्लीज भैया प्लीज भाई रोक ले यार, मेरी बेटी है यार। काफी हाथ पैर जोड़ने के बाद टैक्सी ड्राइवर ने कार रोकी और यात्रियों के उतरते ही गोली की रफ्तार से वो भाग निकला। बात की एक बात यह कि ये कैब के ड्राइवरों की हरकतों की जिम्मेदारी कैब कंपनियों की कैसे नहीं हो सकती। जिस कैब ड्राइवर का वीडियो वायरल हुआ, जो पुलिस से बचने के लिए नोएडा में यात्रियों को ऐसे ले जा रहा था जैसे कोई वीडियो गेम में गाड़ी चला रहा हो, उस पर तो शायद कोई एक्शन हो भी जाए, लेकिन कैब कंपनी से सवाल क्यों नहीं होगा। लोग कंपनी के नाम पर कैब लेते हैं ना, ड्राइवर के नाम पर थोड़ी लेते हैं। तो ये कैसे ड्राइवर ले रखे हैं, कोई चेक नहीं करता है क्या? जिम्मेदारी का मतलब क्या हुआ? कुछ अनहोनी हो जाए तो कंपनी कैसे बच सकती है? अनहोनी होगी तभी कंपनी से सवाल करना है। पब्लिक से पैसा कमाने का कोई भी धंधा हो, उसमें पब्लिक की पूरी जिम्मेदारी नहीं उठानी तो ऐसे कैसे कानून बने हुए हैं जो कंपनियों को धंधा करने देते हैं? पब्लिक की जान खतरे में डाल दी और ये अंदर भी नहीं डाले जाएंगे। पब्लिक अगर इनकी जान अगर पब्लिक खतरे में डाल दे तब भी ऐसा ही होता है क्या? पकड़िए इसको। 100 बात की एक बात। उधर यूपी के संभल में अवैध निर्माण मामले में सांसद जियाउर रहमान बर्क ने जुर्माना भरा। उत्तर प्रदेश के संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अवैध निर्माण मामले में 1,35,000 रुपए का जुर्माना भरा। कोर्ट ने बर्क पर बिना नक्शा पास कराए मकान बनवाने पर जुर्माना लगाया था। कोर्ट के आदेश के मुताबिक सांसद को 30 दिन के अंदर अपने मकान के अवैध हिस्से को हटाना होगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक ढाबे में खाना खाने के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हो गई। वो लोग एक दूसरे को गिरा कर पीटते दिखे। घटना गंगीरी थाना क्षेत्र में हुई। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। बिहार के आरा में नहर से 9वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र का शव मिलने से सनसनी मच गई। बताया गया कि वो अपने घर से पिछले 3 दिन से गायब था। छात्र के परिवार वालों ने उसकी हत्या किए जाने की आशंका जताई। उन्होंने शक के आधार पर एक लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मामूली कहासुनी के बाद हिंसा भड़क गई और उसमें 9 लोग घायल हो गए। 2 पक्षों के लोग किसी पुराने झगड़े को लेकर आपस में भिड़े। उनके बीच पहले बहस शुरू हुई और वो देखते ही देखते इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक दूसरे पर हमला कर दिया और इसके बाद तो वहां बवाल मच गया। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। पत्थरबाजी शुरू होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। कई महिलाएं भी पत्थर बरसाती नजर आईं। इस दौरान कोई भी पक्ष झगड़ा खत्म करने के लिए तैयार नहीं हुआ।
इस बीच कुछ लोग हमले से बचने के लिए भागते भी दिखाई दिए। बीच सड़क पर यह हंगामा अलीगढ़ के इगलास इलाके में हुआ। हिंसा को देखते हुए वहां से गुजर रहे दूसरे लोग डर के मारे सड़क के किनारे खड़े हो गए ताकि उन्हें चोट न लगे। वो तो बच गए, लेकिन आपस में झगड़ रहे दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनमें एक पक्ष ने आरोप लगाया कि ये झगड़ा रक्षाबंधन वाले दिन से शुरू हुआ था। इनके परिवार के राजकुमार ने मेरे चाचा मुकेश कुमार के घर आके रक्षाबंधन वाले दिन गाली गलौज की दारू पी के। दावा किया गया कि इस दौरान वहां फायरिंग भी की गई। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया और इसकी जांच में जुट गई। इसके साथ ही उस इलाके में पुलिस के कई जवान तैनात कर दिए गए ताकि फिर हिंसा न भड़के। इधर उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया और इस अभियान के दौरान अधिकारियों ने उन लोगों पर शिकंजा कसा जो बिना कनेक्शन के कटिया डालकर बिजली की चोरी करने में जुटे थे। बिजली चोरी के खिलाफ यह अभियान वहां गुन्नौर तहसील में मौजूद कैल नाम के गांव में चलाया गया। इस गांव में 5000 से ज्यादा मकान हैं। अधिकारियों ने दावा किया कि गांव में सिर्फ 163 लोग ही बिजली का बिल जमा कर रहे थे 5000 में। सीधा मतलब यह हुआ कि पूरा गांव ही कटिया डालकर बिजली चोरी करने में जुटा था। बिजली चोरी के खिलाफ यह अभियान संभल जिले की गुन्नौर तहसील में आने वाले कैल गांव में चलाया गया। पुलिस और प्रशासन की टीम के साथ बिजली विभाग के कर्मचारी सुबह होने से पहले ही गांव में पहुंच गए। इसके बाद एक एक मकान में जाकर बिजली कनेक्शन की जांच की गई। जांच के दौरान दिखा कि ज्यादातर मकानों में कटिया डालकर बिजली की चोरी की जा रही थी। भारी मात्रा में बिजली चोरी वो पकड़ी गई है, जिसमें कई संभ्रांत लोग हैं वो भी बिजली चोरी कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक कैल गांव में 5000 से ज्यादा बिजली के कनेक्शन है, लेकिन बिल सिर्फ 163 लोग ही भर रहे थे। पुलिस के मुताबिक कुछ रोज पहले जांच के दौरान गांव में बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट तक की गई थी। क्योंकि पूर्व में उनके साथ मारपीट या फिर बिजली चेकिंग के दौरान महिलाओं को आगे कर देने या घर नहीं खोलने, इस तरीके की तमाम वाकये प्रकाश में आए। बिजली विभाग की शिकायत के बाद डीएम की अगुवाई में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। जांच के दौरान गांव के कई घरों में बिजली के कनेक्शन नहीं मिले, लेकिन लाइट जलती हुई मिली। सौ बात की एक बात यह कि ये संभल में ये लगभग पूरा गांव ही बिजली चोरी करता पाया गया। 5000 में 163 ही बिजली का बिल भर रहे हैं। 5000 में 163। तो इतने टाइम से अधिकारी क्या कर रहे हैं? सब लोग मिलकर बिजली चोरी कर रहे हैं। तो वो तो बेवकूफ हुए ना जो बिजली का बिल भरते हैं। वो 163 लोग जो भर रहे थे वो बेवकूफ दिख रहे हैं। ईमानदार पब्लिक बिजली का बिल भी भरे और उसको बिजली महंगी भी मिले, क्योंकि चोर लोग बिल नहीं भरते। ईमानदार पर डबल मार। ये जिस गांव की खबर आई है कैल गांव, ऐसा तो लगता नहीं है कि ये कोई अकेला ऐसा गांव होगा। बता रहे हैं जब विभाग वाले जाते थे तो सब लोग मिलकर उनको मारने दौड़ते थे, कभी महिलाओं को आगे कर देते थे। मतलब पहले से चल रहा है। अब ये भी चक्कर है कि किसी इलाके में अगर 100 में 90 लोग, अब यहां तो 5000 में 163 लोग ही बिल भर रहे हैं, और 100 में 90 लोग अगर यानी बिजली चोरी करने लग जाएं तो बिजली काट भी नहीं सकते, क्योंकि उससे उन 10 लोगों की भी कट जाती है जो बिल भरते हैं। अब गांव की बिजली काट दो तो जो 163 बिल भर रहे हैं उनका क्या कसूर? और फिर वो भी सोचते होंगे कि हम क्यों भरें जब बाकी नहीं भर रहे, उनका तो काम धड़ल्ले से चल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरा गांव बिजली की चोरी कर रहा था, पूरा का पूरा गांव, और वहां की पुलिस को पता नहीं था? पता तो था, बाद में पुलिस गई है, लेकिन इतने टाइम से जब हो रहा था वो पुलिस वाले जो उस टाइम पोस्टिंग थी उनकी, उनसे कौन जवाब लेगा? वहां के सरकारी लोगों को पता ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? तो या तो उस वक्त सब मिले हुए थे या सब डरे हुए थे। किसका डर था? लोकल नेता लोगों का डर था क्या? तो उन पर केस क्यों नहीं करते? गांव के वोट क्या उसको जाते थे जो बिजली चोरी करवाने में मदद करता था? 5000 अगर गांव में लोग हैं, वो 5000 घर हैं, वो बिजली का बिल नहीं दे रहे, तो फिर ये सरकारें बिजली फ्री का नारा क्यों दे रही हैं? यहां तो ऐसे ऐसे गांव हैं जहां बिजली पहले से ही फ्री चल रही है। हक समझकर कटिया डालकर बिजली ले रहे हैं लोग। ऐसी खुली डकैती चल रही थी तो उस इलाके से चुने हुए नेता क्यों नहीं जवाब देंगे? नेता को पता नहीं था? वोट लेने जब जाते थे, नेता का काम सिर्फ अपने इलाके की पब्लिक के लिए आवाज उठाना है, वोट लेना है। अगर इलाके की पब्लिक ही चोर निकले तो नेता किसका प्रतिनिधि माना जाएगा? और जिन अधिकारियों ने अब तक यह होने दिया, जिन जिन की अब तक वहां ड्यूटी लगती रही, वो क्यों नहीं शामिल माने जाएंगे इस चोरी में? 100 बात की एक बात,
उधर यूपी के प्रयागराज में मुठभेड़ के बाद कई बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस ने लूटपाट करने वाले 5 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दावा किया कि बदमाशों के पास से 4.5 लाख रुपए, 2 बाइक और एक तमंचा मिला। बिहार के वैशाली में 50,000 के एक इनामी बदमाश को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया गया। बिहार एसटीएफ की 4 टीमों ने वैशाली पुलिस के साथ मिलकर यह ऑपरेशन चलाया। इसमें एसटीएफ के एक जवान भी घायल हो गए। बिहार एसटीएफ के मुताबिक वो बदमाश 28 मई को समस्तीपुर कोर्ट से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने दावा किया कि उसने फरार चल रहे एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उस पर एक नाबालिग के रेप का आरोप है। दावा किया गया उसके पास से हथियार भी बरामद हुआ। इधर बिहार के पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंचकर लोगों को रुपए बांटे। इससे पहले भी वो पूर्णिया के कई इलाकों में पहुंचे थे और लोगों को खाने पीने की चीजों के साथ रुपए भी बांटे थे, क्योंकि वहां लगातार हुई बारिश के बाद गंगा और कोसी नदी उफान पर आ गई। नदियों के पानी ने कई इलाकों को डुबो दिया। और इसी बीच सांसद पप्पू यादव एक नाव पर सवार होकर लोगों की मदद के लिए वहां पहुंच गए। वो उस नाव पर बैठे दिखे और उन्होंने पानी में बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं को नोट बांटे, लेकिन वहां महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वो महिलाएं उनके हाथ से नोट लेने के लिए धक्का मुक्की करती नजर आईं और ऐसा लगा जैसे उनमें कुछ महिलाएं खुद अपने हाथों से नोटों की गड्डी उनसे खींच लेंगी। इस दौरान पप्पू यादव के सुरक्षा कर्मियों ने उनसे दूर हटने की अपील की। इसके बाद पप्पू यादव एक महिला के हाथ में 500 रुपए के नोट पकड़ाते दिखे। पूर्णिया जिले में रुपौली प्रखंड के मोहनपुर के अलावा वो विजयलालगंज, जंगल टोला और अजरी इलाके में भी पहुंचे। वहां भी उन्होंने बाढ़ से प्रभावित हुए लोगों को कैश बांटकर उनकी मदद की। इससे कुछ दिन पहले भी पप्पू यादव ने रुपौली प्रखंड के बाढ़ में डूबे इलाकों का दौरा किया था। वहां उन्होंने लोगों को खाने पीने की चीजों के साथ जरूरत का सामान मुहैया कराया था। इसके साथ ही रुपए भी बांटे थे। इधर दिल्ली में हुई जोरदार बारिश के बाद एक दरगाह की छत गिरने से हड़कंप मच गया। हादसे में 6 लोगों की जान चली गई, कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। जानकारी के मुताबिक जुमे की नमाज के लिए दरगाह में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और उसी वक्त अचानक छत गिर गई और वहां मौजूद कई लोग मलबे में दब गए। इस हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंच गई। उन्होंने तुरंत बचाव अभियान शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उन्होंने उस मलबे में फंसे 8 से 10 लोगों को बाहर निकाल लिया और उन्हें अस्पताल भेज दिया। हादसा दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके की दरगाह में हुआ। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि वो छत लंबे वक्त से जर्जर हालत में थी। कई बार ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण करने वाली एजेंसी एएसआई को इसके बारे में जानकारी भी दी गई, लेकिन उसने इसकी मरम्मत की इजाजत नहीं दी थी, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। क्योंकि ये छत काफी पुरानी थी, ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, इसको एएसआई वाले रिपेयर करने नहीं देते। उनकी लापरवाही की वजह से ये छत क्रैक आ गई थी, काफी पुरानी थी, अचानक सडनली बारिश की वजह से गिर गई है। हादसा उस वक्त हुआ जब जुमे की नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां आए हुए थे। वो लोग बारिश से बचने के लिए उस छत के नीचे खड़े थे। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में उस दरगाह के इमाम भी घायल हो गए। उधर राजस्थान के उदयपुर में बन रहे एक स्कूल का छज्जा गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई। बच्ची के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल को बनाने में घटिया सामान का इस्तेमाल किया जा रहा था और यही वजह रही कि उस स्कूल का छज्जा गिर गया और वो बच्ची उसके नीचे दब गई। वो बच्ची उस छज्जे के एक हिस्से के नीचे दबी नजर आई। इसकी जानकारी मिलते ही वहां गांव वालों की भीड़ लग गई। बच्ची के परिवार वाले भी वहां पहुंच गए। अपनी बच्ची को इस हालत में देखकर उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। इसके बाद उस बच्ची को मलबे के नीचे से निकाला गया, लेकिन इतनी देर तक वहां दबे रहने की वजह से उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक वो स्कूल अभी बन ही रहा था और बच्ची अपने दोस्त के साथ उसके पास से गुजर रही थी। तभी अचानक वो अधूरा छज्जा भरभराकर उन दोनों के ऊपर गिर गया। इसके बाद वहां तुरंत राहत और बचाव अभियान चलाया गया। इसमें एक बच्ची की जान चली गई जबकि दूसरी बुरी तरह घायल हो गई। गांव वालों ने आरोप लगाया कि स्कूल को बनाने में घटिया सामान का इस्तेमाल किया जा रहा था और इसी वजह से यह हादसा हुआ। गांव वालों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। सौभाग्य की एक बात यह कि उदयपुर के गांव के इलाके में स्कूल बन रहा था, उसका छज्जा गिर गया, बच्ची की जान चली गई, तो बस अब अफसोस करना है। कौन चेक करता है सरकारी स्कूलों में कैसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है?
बच्ची की जान चली गई, कोई जवाब भी नहीं देगा कि ऐसा कैसा कंस्ट्रक्शन हो रहा था। गांव के स्कूलों में कोई स्टैंडर्ड नहीं रखने हैं। गांव के बच्चों की जान सस्ती होती है क्या? और जान जाने के बाद पुलिस आई तब भी कोई सलाखों के पीछे नहीं है अब तक। ये पता नहीं होता कि ऐसे केस में जिम्मेदार किसको ठहराना है। और आजादी का जश्न मना रहे हैं। आजादी के इतने साल बाद तक ये तो तय नहीं कर पाया कि पब्लिक की बच्ची की अगर सरकारी निर्माण गिरने से जान चली जाए तो जिम्मेदार कौन होगा। जांच नाम की चिड़िया बैठाओगे तब पता चलेगा। माफ करना, भगवान ना करे किसी की बच्ची के साथ ऐसा हो, लेकिन पब्लिक यही मानती है कि अगर भगवान ना करे किसी अधिकारी की बच्ची के साथ हुआ होता तो जेल में पकड़कर ठूंस दिया होता आपने पता नहीं किस किस को। ठेकेदार अगर घटिया कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो ठेकेदार को ठेका देने वाले कौन थे? वो कैसे जिम्मेदार नहीं है? ठेका देने में ही उनका रोल है या कुछ हो जाए तो उनका कोई रोल नहीं है? क्यों नहीं होता? 100 बात की एक बात। इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में पहाड़ खिसकने के बाद एक बस में सवार कई लोग कूद गए। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सड़क से गुजर रही एक बस अचानक पहाड़ से आए मलबे की चपेट में आ गई। घटना के वक्त बस में 20 से ज्यादा यात्री सवार थे जो बुरी तरह डर गए। कुछ लोग जान बचाने के लिए बस से कूद गए। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी की जान नहीं गई। बिहार के जहानाबाद में आरोप लगे कि रास्ते के झगड़े में एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला मदनगंज थाना क्षेत्र के प्रीतमपुर गांव का रहा। बताया गया जिस लड़के की हत्या की गई उसके घर के सामने वाले रास्ते को लेकर उसकी कुछ लोगों से लड़ाई हुई थी। आरोप लगा कि उन्हीं लोगों ने बाद में लड़के को गोली मार दी। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस ने 15,000 रुपए के एक इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने जब उसे रोका तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। इसके जवाब में पुलिस ने गोलियां चलाई तो एक गोली उसके पैर में लग गई। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरे के अंदर तोड़फोड़ किए जाने के विरोध में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने प्रदर्शन किया। उस मकबरे के मंदिर होने का दावा किया गया था और इसके बाद 11 अगस्त को हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोग उसमें घुस गए थे। उन्होंने मकबरे में तोड़फोड़ कर दी थी। AIMIM ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभी बड़ी लड़ाई है, आगे बढ़ रही है। उधर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में डीजल से भरा एक टैंकर पलटने के बाद वहां डीजल लूटने की होड़ मच गई। टैंकर में हजारों लीटर डीजल भरा था, अचानक बेकाबू हुआ और हादसे का शिकार हो गया। इसके बाद तो सड़क पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग उस सड़क पर बह रहे डीजल को लूटते नजर आए। उन लोगों ने डीजल को बाल्टियों में भरना शुरू कर दिया। उन लोगों में सबसे ज्यादा डीजल लूटने की होड़ मच गई। रुको रुको, हटाओ उधर। टैंकर पलटने का यह हादसा सोनभद्र जिले में मौजूद चोपन थाना क्षेत्र की मारकुंडी घाटी के पास हुआ। वहां हजारों लीटर डीजल से भरा वो टैंकर संतुलन बिगड़ने की वजह से सड़क किनारे पलटा दिखा। इस हादसे के बाद सड़क पर काफी दूर तक डीजल बहने लग गया। वो लोग अपने घरों से बाल्टियां और डिब्बे लेकर वहां पहुंच गए। एक तरफ कुछ लोग सड़क किनारे गड्ढों में भरे डीजल को मग से उठाकर बाल्टी में भरते दिखे तो दूसरी तरफ कुछ लोग टैंकर के पास फैले डीजल को डिब्बों में भरने लग गए। सड़क पर टैंकर पलटने के कारण जैम लग गया और वो लोग काफी देर तक डीजल इकट्ठा करते रहे। हालांकि टैंकर पलटने की वजह से उसका ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इधर उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले लड़के को अयोध्या में सम्मानित किया गया। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने रोहित द्विवेदी नाम के उस लड़के को पगड़ी पहनाई, उसे आशीर्वाद दिया। कुछ दिन पहले रोहित द्विवेदी ने रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया था और इसके कुछ दिन बाद हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने रोहित को अयोध्या बुलाकर उसको सम्मानित किया। उन्होंने उसे पगड़ी पहनाई और आशीर्वाद दिया। रोहित को आशीर्वाद देता हूँ, रोहित ने नेक कार्य किया, खूब आशीर्वाद, खूब मंगल कामना। इस दौरान उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हिंदुओं का अपमान करने का आरोप लगाया। हिंदू नीच है, हिंदू हिंसक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी नीच के द्वारा किया जा रहा हो, वो थप्पड़ न खाए, ऐसा संभव है क्या? कुछ दिन पहले यूपी सरकार में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य फतेहपुर के लिए निकले थे। इसी दौरान अपने समर्थकों से मिलने के लिए उन्होंने रायबरेली में अपना काफिला रोका था। उस वक्त जैसे ही वो गाड़ी से बाहर आए, उनके समर्थकों में मौजूद रोहित द्विवेदी ने उन पर हमला कर दिया था।
इससे पहले रोहित हाथों में माला लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य की गाड़ी के पास खड़ा दिखा था। वहां मौजूद दूसरे समर्थकों की तरह उसने भी उन्हें माला पहनाई थी, लेकिन इसके तुरंत बाद ही उसने स्वामी प्रसाद मौर्य के सिर पर थप्पड़ जड़ दिया था। ये देखते ही स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक उस पर टूट पड़े थे। उन्होंने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी थी। उधर दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर सिंसिनाटी ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। इटली के खिलाड़ी यानिक सिनर ने अमेरिका में चल रहे टेनिस टूर्नामेंट सिंसिनाटी ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने कनाडा के खिलाड़ी फेलिक्स ऑजिए-अलियसीमा को 6-0, 6-2 से बुरी तरह हराया और यह मुकाबला जीतने में उन्हें सिर्फ 71 मिनट का वक्त लगा। चेन्नई में होने वाले बुचीबाबू क्रिकेट टूर्नामेंट में क्रिकेटर पृथ्वी शॉ महाराष्ट्र की टीम से खेलते नजर आएंगे। पृथ्वी शॉ इससे पहले तक घरेलू क्रिकेट में मुंबई की टीम के लिए खेलते रहे हैं। उन्होंने कुछ महीने पहले मुंबई की टीम छोड़कर महाराष्ट्र की टीम से खेलने का फैसला लिया था। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन किए। वो अपने परिवार के साथ महाकाल मंदिर पहुंचे और वहां उन्होंने भस्मारती में हिस्सा लिया। इधर महाराष्ट्र के पुणे में एक फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रहे एक व्यक्ति पर लोहे के ढेर सारे टुकड़े गिरने से अफरा तफरी मच गई। हादसा उस वक्त हुआ जब वो किसी काम से अपने स्कूटर पर सवार होकर उस फ्लाईओवर के नीचे की सड़क से गुजर रहे थे और अचानक उनके ऊपर लोहे की बरसात हो गई। एक साथ लोहे के ढेर सारे टुकड़े उनके सिर पर गिर गए। इस वजह से उनका संतुलन बिगड़ा और वो स्कूटर लेकर सड़क पर गिर पड़े। इस दौरान हेलमेट नहीं पहने होने के कारण वो बुरी तरह घायल हो गए और काफी देर तक उस सड़क पर बेसुध पड़े रहे। हादसे के बाद सड़क पर भीड़ लग गई और इस बीच पास के मकान में रहने वाले भी उन्हें देखने के लिए दौड़ पड़े। सड़क से गुजर रहे लोगों को समझ ही नहीं आया कि अचानक उस फ्लाईओवर से इतने सारे लोहे के टुकड़े कैसे गिरे। जानकारी के मुताबिक फ्लाईओवर पर एक ऑटो पलट जाने की वजह से उसमें रखा लोहे का सामान नीचे गिरा और वो स्कूटर सवार इस हादसे का शिकार हो गए। दिल दहला देने वाला यह हादसा पुणे के छावा चौक के पास हुआ। इससे पहले उस सड़क से कई गाड़ियां गुजरती दिखीं, तभी अचानक उस फ्लाईओवर से लोहे के ढेर सारे टुकड़े गिरे और स्कूटर सवार उस व्यक्ति को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हालांकि बाद में लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया। उधर देश भर में आवारा सांडों और गायों के हमलों की खबरों के बीच मध्य प्रदेश के रायसेन से भी डरा देने वाला एक मामला सामने आया। वहां सड़क से गुजर रही 3 महिलाओं पर आवारा सांड ने अचानक हमला कर दिया। वो महिलाएं सड़क किनारे एक दुकानदार से कुछ पूछने के बाद आगे बढ़ रही थी, तभी वो सांड उनकी तरफ दौड़ पड़ा। देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए क्योंकि उस सांड ने पीछे से आकर उन महिलाओं पर हमला कर दिया। इस जोरदार टक्कर की वजह से उनमें एक महिला नीचे गिर गई, जबकि दूसरी महिला तो हवा में उछलकर दूर जाकर गिरी। इस दौरान उस सड़क से गुजर रहे लोग भी खौफ में आ गए। दिल दहला देने वाला यह मामला रायसेन जिले में नगर पालिका के दफ्तर के पास हुआ। उस सांड के इस तरह अचानक हमला करने की वजह से आसपास के इलाके में दहशत फैल गई। इस हादसे से पहले उस सड़क से कई मोटरसाइकिलें गुजरती दिखीं। इस दौरान बुर्का पहनी वो 3 महिलाएं वहां सड़क किनारे एक दुकानदार से कुछ पूछती नजर आईं। वो तीनों जैसे ही उस दुकान से आगे बढ़ीं, तभी अचानक पीछे से एक सांड दौड़ता हुआ वहां आ गया और उन महिलाओं पर हमला कर दिया। इस हादसे में एक महिला को काफी चोट आई, हालांकि उनकी जान बच गई। 100 बात की एक बात यह कि अब रायसेन में सांड ने महिलाओं पर हमला कर दिया। ये बात सही है कि कुत्तों के हमलों का मामला सीरियस होता है क्योंकि उसमें रेबीज का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि कुत्ता काट लेता है। लेकिन सांडों के हमलों को सीरियसली नहीं लेना है क्या? नगर पालिकाओं को इसके लिए कोई नहीं पूछेगा। नगर निकाय का दफ्तर वहां से दूर नहीं है जहां यह हमला हुआ है। इन हमलों पर हाय तौबा कब मचेगी? इन हमलों में लोगों की जान को खतरा होता हो तो होता रहे। कोई तो मालिक होता होगा ना आवारा सांडों का भी, और मालिकों ने छोड़ दिया तो प्लान क्या है नगर पालिकाओं का इनके लिए? कुत्तों को खुले में खाना खिलाने वालों को तो बोल रहे हैं कि लोग कि जिनको शौक हो वो अपने घर ले जाएं। सांडों को कौन ले जाएगा? सांडों के शेल्टर बनाने के लिए आदेश देने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ेगा। पहले लोगों की जान जाए, कई जगहों पर लोगों की जान जाए, तब जाकर एक्शन होगा। कई लोगों की जान जा चुकी है। वैसे तो कुत्तों के अलावा भी कई आवारा पशुओं के हमलों में कई लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन कोई आंकड़ा होता है क्या? कोई लिमिट का जान जाने का कोई आंकड़े की वेट हो रही है? पहले इतने लोग मर जाएं तब एक्शन लेंगे नगर पालिका वाले। किस बात की तनख्वाह लेते हैं ये? नालियां साफ होती नहीं, एक बारिश में सड़क पर पानी भर जाता है,
सड़कों पर गड्ढे ऐसे हो जाते हैं कि गाड़ियां उनमें गिर जाती हैं, बिजली के तार पानी में गिर जाते हैं, सड़कों पर लोगों को करंट लग जाता है, पेड़ों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं, बारिश होती है, पेड़ चलती गाड़ियों पर गिर जाते हैं, कुत्ते सड़कों पर चलने नहीं देते, कुत्तों को डील करो तो सांड आ जाते हैं। इन इलाकों को शहर कहते हैं हम। ये शहर है हमारे, नगर पालिकाएं बनाई हुई हैं। नगर पालिकाएं बनाई क्यों हुई हैं? अगर बेसिक काम शहर को मेंटेन करने का वो नहीं कर सकती, क्यों दें इतने लोगों को पब्लिक के पैसे से तनख्वाहें? ये विकसित भारत का प्लान बन रहा है, कह रहे हैं विकसित भारत का जो प्लान बन रहा है उसमें प्लीज हर जगह सड़कें ट्रिपल बना दो। डबल रोड से भी अपना काम नहीं चल रहा। एक आने की एक जाने की सड़क से काम नहीं चल रहा। एक रखवाने की, एक जाने की, एक जानवरों की एक सड़क दे दो इनको, और नगर पालिका वालों की वहीं टेबलें कुर्सियां लगा दो, उनका ऑफिस वही कर दो, सांडों के साथ बैठे रहें, जुगाली करते रहें। 100 बात की एक बात। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए नई योजना का ऐलान किया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी मिलने के बाद युवाओं को सरकार की तरफ से 15,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही रोजगार देने वाली कंपनियों को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कांग्रेस दफ्तर में रिमोट से झंडा फहराया। ध्वजारोहण के वक्त तेज बारिश होने के बावजूद सभी नेताओं ने खड़े होकर राष्ट्रगान गाया। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने तिरंगा लेकर बाइक रैली निकाली। उनके साथ 3,000 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर बड़ी संख्या में लोग सड़क पर निकले। रैली दिल्ली के तुगलकाबाद, बदरपुर और कालकाजी विधानसभा क्षेत्रों में निकाली गई। उधर बिहार के शेखपुरा से चौंका देने वाला एक मामला सामने आया। वहां बाढ़ के बीच एक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। गंगा की सहायक नदी हरोहर खतरे के निशान से ऊपर चली गई। इसी वजह से कई इलाके पानी में डूब गए। हालात बिगड़ने पर स्कूलों को भी बंद करवा दिया गया, लेकिन इस सब के बीच पानी में डूब चुके उस सरकारी स्कूल के टीचर तिरंगा फहराने पहुंच गए और उस स्कूल के परिसर में वो लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते नजर आए। तिरंगा फहराने के बाद वो लोग खुशी से राष्ट्रगान गाते दिखे। इस दौरान उन लोगों की कमर से ऊपर तक पानी भरा नजर आया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शेखपुरा जिले के घाट कुसुम्भा प्रखंड के उस सरकारी स्कूल के चारों तरफ पानी लबालब नजर आया, लेकिन इसके बावजूद उन शिक्षकों ने जान जोखिम में डालकर तिरंगा फहराया। वहां गंगा की सहायक हरोहर नदी खतरे के निशान से ऊपर बहने लग गई। इस वजह से दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आकर तबाह हो गए। हालत बिगड़ने के बाद स्कूलों को भी बंद करवा दिया गया। बाढ़ की चपेट में आने से उन गांवों में रहने वालों का जीना मुहाल हो गया, क्योंकि जहां तक नजर गई सिर्फ पानी ही पानी भरा दिखाई दिया। सड़कों और खेतों का अंतर ही मिट गया। खेतों में पानी भर जाने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया कि रास्तों का संपर्क ही टूट गया, इसलिए लोग नाव से रास्ता पार करने पर मजबूर हो गए। 100 बात की एक बात यह कि आजकल जब कुत्तों से प्रेम करने वालों पर इतनी बातें हो रही हैं, तो 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस, आजकल ये बातें हो रही हैं कुत्तों से प्रेम करने वालों पर, 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस वाले माहौल में उस आदमी को भी याद कर लेना चाहिए जिसका कुत्तों के लिए प्यार हिस्ट्री में दर्ज है। 15 अगस्त और कुत्तों के प्रेम की कहानी कहां मिलती है पता है आपको? जूनागढ़ में। आजादी के टाइम की कश्मीर की कहानी तो फिर भी लोग जानते हैं, लेकिन बाकी रियासतों के बारे में पब्लिक को ज्यादा आइडिया नहीं है। यह तो शायद पब्लिक जानती है कि जब अंग्रेज भारत छोड़ने वाले थे तो एक तो वो इलाके थे जहां डायरेक्ट अंग्रेजों का राज था, और बहुत सारी ऐसी रियासतें थीं जहां राजे महाराजे थे, नवाब थे, वहां उन लोगों का राज्य था। लेकिन बस अंग्रेजों से उन लोगों ने डील कर रखी थी कि रक्षा और विदेश नीति जैसे मामले ब्रिटिश सरकार देखती थी और बाकी सब चीजों के लिए राजा या महाराजा का या नवाब का या निजाम का राज चलता था। मतलब एक तरह से इनका सीधा ब्रिटेन की महारानी से वास्ता रहता था। तो थे तो ये इलाके भी ब्रिटिश इंडिया में ही ब्रिटेन की महारानी के अधीन ही थे, लेकिन लोकल लेवल पर शासन इनका अपना चलता था। ऐसी रियासतें 2-4 या 10-20 नहीं थी, 565 थी। तो जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तो इन राजा महाराजाओं के सामने भी सवाल खड़ा हो गया कि अब क्या करें, क्योंकि अंग्रेजों के जाने के बाद जनता के राज की बात हो रही थी
और राजे रजवाड़े तो जाहिर सी बात है अपना राज चाहते थे। तो अंग्रेज सरकार ने फैसला इन लोगों पर छोड़ दिया कि जहां जहां अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन है वो इलाका तो बढ़ जाएगा, भारत और पाकिस्तान में, भारत बन जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा। उसमें उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पाकिस्तान बना देंगे, जहां हिंदू आबादी ज्यादा है वो इलाके भारत में रह जाएंगे। बाकी बची 565 रियासतें। तो इन 565 रियासतों के राजाओं को अंग्रेजों ने 3 विकल्प दिए, 3 चॉइस, या तो भारत में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या अपने आप को एक आजाद देश घोषित कर दो, किसी में शामिल मत हो। तो कश्मीर की कहानी तो बहुत से लोग जानते हैं कि क्या हुआ था। ऐसे ही एक रियासत थी जूनागढ़, अब गुजरात में जो है जूनागढ़ वही वाला। वो एक छोटी सी रियासत थी और उसका अपना एक नवाब हुआ करता था। 1947 में नवाब थे मोहम्मद महाबत खान जी तृतीय। वो नाम में ही जी लगाते हैं वहां के लोग, इसलिए खान जी थे, खान जी कहते थे, मोहम्मद महाबत खान जी। तो नवाब मोहम्मद महाबत खान जी अपने शाही ठाट बाट और कुत्तों के प्रति बेपनाह मोहब्बत के लिए मशहूर थे, कुत्तों के प्रति। इधर 1947 में भारत में उथल पुथल मची हुई थी। ब्रिटिश सरकार ने ऐलान कर दिया था कि वो 15 अगस्त को भारत छोड़ देंगे। बंटवारे की लकीरें खींची जा चुकी थी, हर रियासत को फैसला करना था। जूनागढ़ रियासत जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में बसी थी, एक अनोखी रियासत थी। इसकी आबादी थी हिंदू, 82%, 82% लोग हिंदू थे। मुसलमान थे सिर्फ 17% और बाकी दूसरे समुदायों के थे। रियासत चारों तरफ से भारत से घिरी थी और जो इलाका पाकिस्तान बन रहा था उससे इसका कोई जमीनी रास्ता नहीं था। जूनागढ़ के नवाब रियासत का काम काज भी नहीं देखते थे, वो नवाबी शौक पालने के लिए ही मशहूर थे। शासन का काम देखने के लिए उन्होंने दीवान रखा हुआ था। मोहम्मद महाबत खान जी तृतीय 1911 से जूनागढ़ के नवाब थे। सिर्फ 12 साल की उम्र में गद्दी संभाल ली थी, यानी बचपन में ही उन्होंने संभाल ली थी। अंग्रेजों को ऐसे ही बच्चे चाहिए होते थे ताकि उनको कोई खतरा ना हो। इस नवाब की जिंदगी शाही शौकों से भरी हुई थी। उनके पास थे 2000 से ज्यादा कुत्ते, 2000 अलग अलग विदेशी नस्लों के कुत्ते, 2000 कुत्ते। अपने कुत्तों को नवाब साहब जुनून की हद तक प्यार करते थे। कुत्तों के पास महल में अपने शाही कमरे थे, कुत्तों के अपने पर्सनल नौकर थे। यहां तक कि खास मौकों के लिए कुत्तों के अपने सोने चांदी के गहने थे। एक बार तो नवाब साहब ने अपनी प्यारी रोशनारा की शादी एक गोल्डन रिट्रीवर बॉबी से की। ऐसी शादी हुई कुत्तों की कि दुनिया में हेडलाइन बन गई। कुत्तों की शादी में उस टाइम खर्च किए कितने पैसे मालूम है? उस टाइम खर्च किए 2 करोड़ रुपए कुत्तों की शादी में। पूरे जूनागढ़ में 3 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई। सड़कों पर शाही जुलूस निकला। जुलूस क्या, कुत्तों की बारात समझ लीजिए। 250 कुत्ते गहनों से सजे हुए बारात में निकले। ऐसे शौक वाले नवाब थे जूनागढ़ के। कोई खतरा तो था नहीं राजपाट पर, वो सब तो अंग्रेज देख रहे थे ना। लोकल शासन के काम देखने के लिए दीवान रखा हुआ था और खुद शौक पाल रहे थे नवाब। दीवान कौन थे जूनागढ़ के? दीवान का नाम था शाहनवाज भुट्टो, सर शाहनवाज भुट्टो। दिमाग में घंटी बजी कोई? जी, यही वाले बिलावल भुट्टो के परनाना सर शाहनवाज भुट्टो के बेटे थे जुल्फिकार अली भुट्टो, जो बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो भी प्रधानमंत्री बनी और बेनजीर के बेटे हैं बिलावल भुट्टो। तो इनके परनाना थे जूनागढ़ के दीवान, यानी शासन शाहनवाज भुट्टो का ही चलता था। 1947 की गर्मियों में नवाब तो यूरोप में छुट्टी मना रहे थे। जब अंग्रेजों के जाने की बात आई तो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हो गए दीवान भुट्टो कि नवाब को पटाते हैं कि वो पाकिस्तान में शामिल करवा दें जूनागढ़ को। भुट्टो को भी लगा कि पाकिस्तान में जाने से शायद उनको कुछ बड़ा मिल जाए, क्योंकि भारत में तो कोई स्कोप था नहीं, उनको दिख नहीं रहा था। और जिन्ना को जूनागढ़ इसलिए भी चाहिए था ताकि कश्मीर पर बात अटके तो जूनागढ़ का वो इस्तेमाल कर सकें कि जूनागढ़ चाहिए तो कश्मीर पर डील करो। भुट्टो ने डील कर ली जिन्ना के साथ। तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, जूनागढ़ ने तब तक कोई फैसला नहीं लिया था कि इधर जाएंगे या उधर जाएंगे या आजाद रहेंगे।
फैसले पर साइन चाहिए थे नवाब के। खैर, नवाब यूरोप से लौटे तो शाहनवाज ने उनके सामने जिन्ना का ऑफर रखा। जिन्ना उस वक्त सारे राजाओं को बड़ी बड़ी डील ऑफर कर रहे थे कि अपनी रियासत रख लेना, अपना झंडा भी रख लेना, अपने महल रख लेना, अपनी जागीरें रख लेना। कईयों को तो कह रहे थे अपनी करेंसी भी रख लेना, बस किसी तरह पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। तो ऐसी ही लुभावनी डील जिन्ना की तरफ से भुट्टो ने पेश कर दी नवाब के सामने। अब जब उनका अपना दीवान ही कह रहा था तो 13 सितंबर 1947 को, अगस्त के बाद 13 सितंबर 1947 को जूनागढ़ ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान कर दिया। नवाब ने कह दिया हम पाकिस्तान में जाएंगे। भारत के बीच में पाकिस्तान बनाने का ऐलान कर दिया नवाब ने। गुजरात में पाकिस्तान से कोई बॉर्डर नहीं लगता था जूनागढ़ का, लेकिन नवाब ने ऐलान कर दिया। जूनागढ़ की जनता ने विद्रोह कर दिया। पब्लिक में गुस्सा भड़क उठा, लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। महात्मा गांधी के चचेरे भाई थे सामलदास गांधी। सामलदास गांधी ने मुंबई में जूनागढ़ की आरजी हुकूमत यानी अस्थायी सरकार घोषित कर दी। अस्थायी सरकार का मकसद था जूनागढ़ को भारत में शामिल करवाना। गृह मंत्री सरदार पटेल ने जूनागढ़ को भारत का हिस्सा बनाने का बीड़ा उठा लिया, लेकिन कश्मीर का मसला भी फंसा हुआ था। तो माउंटबेटन ने कहा कि मिलिट्री मत भेजो। सैन्य कार्रवाई के बजाय भारत ने क्या किया कि जूनागढ़ की आर्थिक नाकेबंदी शुरू कर दी। भाई था भारत के बीच में, गुजरात में सारे रास्ते तो भारत से होकर ही जाते थे, रास्ते ब्लॉक हो गए, खाने पीने की चीजों की कमी होने लगी। नवाब के पास अपनी सेना थी, लेकिन बहुत छोटी सी सेना थी, रियासत की सेना। अंग्रेजों के टाइम में सेना वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ती थी नवाब को। तो नवाब ने पाकिस्तान में जाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन आगे की रणनीति सोची नहीं थी भुट्टो ने। जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जूनागढ़ के अंदर ही दो छोटी जागीरें थी, मंगरोल और बाबरियावाड़। दो छोटी रियासत थी। मंगरोल और बाबरियावाड़ ने भारत में शामिल होने का ऐलान कर दिया। सोचिए कैसा टाइम रहा होगा। इधर देश आजाद हो रहा है, उधर आपके इलाके का शासक कह रहा है कि वो आपके इलाके को दूसरे देश का हिस्सा बना देगा। फिर उसी के दो जागीरदार कह रहे हैं कि वो तो भारत के साथ जाएंगे। पब्लिक का तो सोचिए उस टाइम क्या हो रहा होगा कि भाई कहां कौन से देश में हम। खैर, दो जागीरों ने बगावत की तो नवाब ने उन पर सैन्य कार्रवाई कर दी। भारत ने जवाब में अपनी सेना को तैयार कर लिया। अब भारत की सेना के सामने एक छोटी सी रियासत की सेना की क्या ताकत हो सकती थी। अगस्त से करते करते अक्टूबर खत्म होने वाला था। नवाब को लगा कि वो फंस चुके हैं, पब्लिक साथ में है नहीं, तो उन्होंने फैसला किया कि भुट्टो को यहां छोड़कर पाकिस्तान भाग जाते, बाद में देखी जाएगी। तो 24 अक्टूबर 1947 की रात को जूनागढ़ का शाही महल अंधेरे में डूबा था। बाहर जनता का गुस्सा था, भारतीय सेना की नाकेबंदी थी, रियासत की बिगड़ती हालत थी। इस सब में नवाब घिर चुके थे। नवाब मोहम्मद महाबत खानजी तृतीय ने फैसला किया कि अब जूनागढ़ में रुकना मुमकिन नहीं है। वो अपने परिवार और खजाने के साथ पाकिस्तान भागने की योजना बनाने लगे। जमीन का रास्ता तो था नहीं पाकिस्तान तक। अब एक छोटा सा हवाई जहाज था नवाब के पास, वो विमान कराची तक जा सकता था। तो नवाब ने प्लान बनाया कि उसमें बैठकर कराची निकल जाते, लेकिन क्या क्या ले जाएं कराची अपने साथ। प्लेन में जितनी जगह थी उस हिसाब से तय करना था, टाइम कम था। शाही खजाने में हीरे जवाहरात थे, वो निकाले। खुद नवाब थे, 4 बेगमें थी, 7 बच्चे थे, और सबसे प्यारे तो नवाब को अपने कुत्ते थे। उनमें भी 800 कुत्ते बहुत प्यारे थे उनको। 800 कुत्ते तो आ नहीं सकते थे प्लेन में। अब महल में उस रात अफरा तफरी मची रही। नवाब की बेगमों ने सामान बांधना शुरू किया, बच्चों को तैयार किया जाने लगा, नौकर भागदौड़ में जुटे थे, लेकिन नवाब का ध्यान अपने कुत्तों पर था। महल के अधिकारियों ने कहा कि कुत्तों के खास बक्से बने हुए हैं, उन खास बक्सों में 100 कुत्ते तक तो वो प्लेन में किसी तरह फिट कर सकते, उससे ज्यादा नहीं जा पाएंगे। अब रात गहराती जा रही थी, विमान तैयार था। नवाब ने कुत्ते चुनने शुरू किए कि भाई कौन से ले जाएं। कुत्ते चुनते चुनते वो 150 से कम पर राजी नहीं हुए कि 100 नहीं 150 तो लेकर ही जाऊंगा। अब प्लेन में फिट ही नहीं आ रहे थे। तो नवाब ने क्या किया, उन्होंने अपनी एक बीवी उतार दी, 2 बच्चे उतार दिए। कुत्ते ले जाने के चक्कर में अपने बीवी बच्चे छोड़ दिए।
2 बच्चे छोड़ गए, एक बेगम छोड़ गए और भाग गए पाकिस्तान हवाई जहाज में। उनकी जगह नवाब ने अपने 150 कुत्तों को विमान में बैठा लिया। विमान में जगह इतनी कम थी कि सिर्फ 8 लोग और 150 कुत्तों के बक्से ही समा सके। उसके बाद तो खैर शाहनवाज भुट्टो भी जूनागढ़ को नहीं संभाल सके। शाहनवाज भुट्टो ने 7 नवंबर को भारत सरकार से मदद मांगी। 8 नवंबर को वो भी पाकिस्तान भाग गए। इसके बाद 9 नवंबर 1947 को भारतीय सेना ने बिना किसी बड़े संघर्ष के जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया और सरदार पटेल की चतुराई ने इस रियासत को भारत का हिस्सा बना दिया। और मामला पक्का रहे कि कहीं कोई कानूनी सवाल बाद में खड़ा ना हो कि नवाब ने तो भारत में शामिल नहीं किया था जूनागढ़ को, तो इसको हमेशा के लिए सेटल करने के लिए भारत ने बाकायदा पब्लिक की वोटिंग करवाई। 20 फरवरी 1948 को एक जनमत संग्रह करवाया गया। जूनागढ़ की पब्लिक से पूछा गया कि कौन भारत में आना चाहता है। 2 लाख से ज्यादा वोटरों में 91% ने भारत के पक्ष में वोट दिया। और पाकिस्तान को कितने लोगों ने चुना? सिर्फ 911 लोगों ने। 911 लोगों ने पाकिस्तान के लिए वोट दिया 2 लाख में। जूनागढ़ औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया और फिर इसे सौराष्ट्र में मिला दिया गया। फिर नवाब का क्या हुआ पाकिस्तान में? उनकी बेगम और बच्चे जो यहां रह गए, उनका क्या हुआ? भुट्टो तो पाकिस्तान के बड़े आदमी बन गए। उनके बेटे तो जैसा हमने बताया कि बाद में प्रधानमंत्री बन गए थे और आज तक उनका खानदान वहां एक तरह से राज कर रहा। लेकिन नवाब के बच्चों का क्या हुआ और उनके कुत्तों का क्या हुआ? वो कहानी भी लंबी है, लेकिन मोटे तौर पर बात वही है कि उनका भी वही हाल हुआ जो उन लोगों का हुआ जिन्होंने जिन्ना की बातों में आकर उस अगस्त के महीने में चुन लिया था पाकिस्तान। भुगत रहे हैं सब। 100 बात की एक बात। इस बीच पंजाब में अटारी वाघा बॉर्डर पर स्वतंत्रता दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पंजाब के अमृतसर में अटारी वाघा सीमा पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जश्न मनाया गया। वहां स्वर्ण जयंती द्वार को तिरंगे के रंगों से सजाया गया। इसके साथ ही कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। लाल किले पर हुए स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल न होने पर राहुल गांधी को बीजेपी ने घेर लिया। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर लाल किले के कार्यक्रम की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात से कुछ घंटे पहले ही रूस ने एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल करके खलबली मचा दी। खास बात यह रही कि ड्रिल रूस और चीन की नेवी ने मिलकर की। दोनों देशों की सेनाओं ने जापान और दक्षिण कोरिया के नजदीक जापान सागर में शक्ति दिखाई। माना जा रहा है कि ट्रंप और पुतिन की बैठक से पहले रूस ने यह ड्रिल कर अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश की। यूक्रेन में 3.5 साल से चल रहे युद्ध को रोकने की कोशिश में जुटे ट्रंप थोड़ी ही देर में पुतिन से मिलेंगे। यह मुलाकात अमेरिका के अलास्का राज्य में होगी और इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिक गई। लेकिन ट्रंप और पुतिन के महामिलन से पहले ही रूस ने चीन के साथ मिलकर शक्ति प्रदर्शन किया। दोनों देशों की नेवी समंदर में आग उगलती नजर आई। चीन और रूस के सैन्य अभ्यास में कई युद्धपोत, हेलीकॉप्टर और सैकड़ों जवान शामिल हुए। इस दौरान दुश्मन के हमलों से बचते हुए उसे आसमान और पानी में गिराने का अभ्यास किया गया। यह ड्रिल ऐसे समय में हुई जब कुछ ही घंटों में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन आमने सामने होंगे। दोनों नेताओं में यूक्रेन जंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि ट्रंप और पुतिन की बैठक में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो यूक्रेन में चल रहे युद्ध को रोकने का रास्ता निकल सकता है। उनकी मुलाकात अमेरिका के अलास्का में होगी। वहां एंकरेज शहर में इस बैठक की तैयारियां आखिरी दौर में पहुंच गईं, लेकिन इस बैठक से ठीक पहले वहां से करीब 5000 किलोमीटर दूर जापान सागर में रूस और चीन ने सैन्य अभ्यास किया। दावा किया गया कि रूस ने ट्रंप पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका के सहयोगी दक्षिण कोरिया और जापान के नजदीक अपनी ताकत दिखाई।